इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कहां तक पढ़ लिया था हमने कि आपने कोई रिएक्शन करा तो दी उसे अगर मैं बोल हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज हिमांशु अग्निहोत्री। बेटा लेक्चर 1 में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कहां तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ा था कि हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसका फॉर्मेशन हुआ कैसे, और हमें यह पता चला था कि वो पहला एक्सपेरिमेंट क्या था जिससे ये क्लियर हुआ था कि जो केमिकल एनर्जीज हैं उन्हें भी कन्वर्ट किया जा सकता है किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो जो बच्चे ये वाला वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं, पहले आप लेक्चर 1 देख लो तो आपको ये वाला वीडियो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अच्छा, दूसरी बात, हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था? तो हम लोगों ने बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ ली थी, सॉल्ट ब्रिज भी इनफैक्ट हमने पढ़ लिया था। नीड क्या थी सॉल्ट ब्रिज की, ये भी पढ़ लिया था। देन उसका सॉल्ट ब्रिज क्या होता है वो भी पढ़ लिया था। फिर हमने ये देखा था कि उसमें हम लोग क्या भरते हैं, तो आपको मैंने वहां पे एक स्टार बनवा के पॉइंट लिखवाया था कि वैसे तो KCl एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन KCl को सॉल्ट ब्रिज में यूज नहीं करते हैं इन सम केसेस, कुछ मेटल के केसेस में, लेड, Hg और तुम्हारा सिल्वर और क्या था TL थैलियम, इनके केसेस में हम लोग क्या करते हैं KCl को एज अ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं करते। रीजन क्या बताया था मैंने? रीजन मैंने ये बताया था कि यहां पे पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, जो कैटायन और एनायन थे, उनकी वेलोसिटी इक्वल नहीं होती। और होना क्या चाहिए कि जो भी सॉल्ट आप, जो भी इलेक्ट्रोलाइट आप भर रहे हो सॉल्ट ब्रिज के अंदर, उसमें आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन जो है वो इक्वल होनी चाहिए किसके? आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब हम लोग आज का जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन से। सेल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि आपने कोई रिएक्शन करा तो दी, उसे रिप्रेजेंट कैसे करोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर? देखो बेटा बड़ा सिंपल है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ ऐसा है नहीं। देखो मैं समझाता हूं, पहले तो कुछ कलर बना लेते हैं बढ़िया वाले, एकदम से ट्यून कर लो इसे। एक तो ये वाला चाहिए अपने को कलर, ठीक है ना, ये वाला, और दूसरा एक और कलर चाहिए हमें, ये वाला। चलो अब मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से। सेल रिप्रेजेंटेशन में आप क्या पढ़ोगे? सेल रिप्रेजेंटेशन में हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास दो रिएक्शंस हो रही थी। एक हो रही थी कहां पे बेटा? एनोड पे, ठीक है ना, और एक रिएक्शन हो रही थी कहां पे? कैथोड पे। तो एट एनोड और एट कैथोड, ये दो रिएक्शंस हो रही थी। अब एनोड और कैथोड पे क्या होता है? देखो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, मैंने कहा था कि भैया आपको ये याद रखना है कि एनऑक्स, ठीक है, एंड मैंने बोला था एक चीज और याद रखोगे, क्या? रेड कैट। एनऑक्स रेड कैट। एन का मतलब क्या? एनोड पे क्या होगा बेटा? ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, और रेड का मतलब रिडक्शन कहां होगा? कैथोड पे। तो ये ट्रिक हम कितनी बार बता चुके हैं, तो लिख लेना है साइड में कहीं पे कि एन का मतलब एनोड, एनोड पे क्या होगा? एनोड वो वाला इलेक्ट्रोड होगा जहां पे ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड वो वाला इलेक्ट्रोड होगा जहां पे रिडक्शन होगा। सो बेसिकली पिछली वाली रिएक्शन क्या थी कि जिंक क्या कर रहा था? अपने दो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था। तो बेटा जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन अपने निकाले और खुद को कन्वर्ट कर लिया किसमें? Zn2+ में, और ये एक्वस फॉर्म में चला गया। ठीक है, यहां पे किस फॉर्म में था बेटा? ये सॉलिड फॉर्म में था। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, किसी भी एलिमेंट पे अगर चार्ज है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसी को उसकी आयंस फॉर्म को ही एक्वस फॉर्म बोला जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो कैथोड का मतलब क्या है? कैथोड पे हो रहा था क्या कि भैया जो तुम्हारा Cu2+ था वो इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन को जो Zn ने निकाले थे इन्हें एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो रहा था किसमें? कॉपर सॉलिड में। इस तरीके से हमने देखा था कि जिंक और कॉपर के बीच में दो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा था। नेट सेल के लिए क्या करोगे? दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल, LHS में LHS ऐड करो तो जिंक प्लस कॉपर 2+, और ये कन्वर्ट किसमें हो रहा था बेटा? Zn2+ प्लस का कॉपर सॉलिड। यहां तक की बात बताओ, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। अच्छा अब मैं कह रहा हूं इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ना ABCD चाहिए। ABCD आती सबको बेटा? आती होगी, A देन B देन C। ABCD का मतलब यह है आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट में रिएक्शन लिखनी है किसकी? एनोड की। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? एनोड की रिएक्शन लिखोगे। एनोड का मतलब मैं बात कर रहा हूं क्या? जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो वाली रिएक्शन लिख देंगे। बीच में B का मतलब क्या? B का मतलब ब्रिज। कौन सा ब्रिज पढ़ा हमने अभी तक? सॉल्ट ब्रिज। तो बीच में हम क्या लगाएंगे? बीच में हम लगाएंगे सॉल्ट ब्रिज, ठीक है ना। और राइट में क्या है? CC का मतलब कैथोड की रिएक्शन, ठीक है। कैथोड का मतलब हम क्या किसकी बात कर रहे हैं? रिडक्शन की। तो आप क्या करोगे? यहां पे रिडक्शन वाली जो रिएक्शन है वो नोट करोगे, ठीक है ना। अब एक और बात समझो यार, जैसे मान लो कोई सॉलिड है, अब वो एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उन्हें सेपरेट कैसे करेंगे? कुछ तो साइन चाहिए होगा, सिंबल चाहिए होगा, तो बस वो सिंबल्स हमें पढ़ने ध्यान से। देखो बेटा मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मान लो आपने एक सिंगल डंडा ऐसे देख लिया, इसका मतलब क्या है? तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ये जो सिंगल डंडा है, ये सिंगल लाइन है, क्या करेगा? ये सेपरेट करेगी। क्या करेगी? ये सेपरेट करेगी। किसे करेगी सेपरेट? ये डिफरेंट फेजेस को सेपरेट करेगी। सेपरेट डिफरेंट फेजेस, इतनी बात समझो। अच्छा बीच में ब्रिज लगा हुआ है, ब्रिज के लिए क्या करेंगे? ये जो दो डंडे हैं वो लगा देंगे। अगर कहीं पे दो लाइन ऐसे लिख के आ गए, इसका मतलब क्या है? ये आपका सॉल्ट ब्रिज है। क्या है आपका? ये आपका सॉल्ट ब्रिज है। फिर आप क्या करोगे? फिर आप लगा दोगे कॉमा।
कॉमा का मतलब क्या होता है, कॉमा क्या करेगा, सेम फेस को मतलब जो है शो करेगा। सेम फेस का मतलब समझते हो यार, ऑक्सीडेशन बेटा ऐसे भी तो हो सकता है कि Fe2+ जो है वो कन्वर्ट हो जाए Fe3+ में, ऑक्सीडेशन तो ये भी है। अब ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है। मैंने क्या बोला, एक्वस फॉर्म का मतलब क्या है, अगर कोई भी एलिमेंट अपनी आयनिक फॉर्म में है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस फॉर्म बोलते हैं। तो इसका मतलब एक्वस तो ये भी एक्वस, इनका फेस तो अलग अलग है ही नहीं, तो इसे क्या करेंगे, इसे हम लोग कॉमा से ऐसे सेपरेट करेंगे। तो कहीं पर अगर कॉमा लगाए तो ये क्या करेगा, ये सेपरेट कर रहा है, किसे सेपरेट कर रहा है, सेम फेजेस को, सेम फेजेस को। तो आपको ये 3 सिंबल जो है वो आने चाहिए, कौन कौन से, एक लाइन, डबल लाइन एंड एक कॉमा, ठीक है ना। अब अगर मेरे से कहा जाएगा कि हम सेल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सुनो बहुत ध्यान से। सबसे पहले कह रहा है एनोड वाली रिएक्शन लिखो। एनोड वाली रिएक्शन कहां है, ये जिंक जो है वो 0 से कहां कन्वर्ट हो रहा है बेटा, 2+ में। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जिंक कन्वर्ट हो रहा है 0 से +2 में, तो मैं बोल रहा हूं जिंक इज कन्वर्टेड टू Zn2+। मेरी बात सुनो बेटा, ये एक्वस फॉर्म है, राइट, और ये क्या है, सॉलिड फॉर्म है। अब 2 डिफरेंट फेज है, सेपरेट किससे कर देंगे, एक सिंगल लाइन से। तो मैंने क्या करा, इनके बीच में एक सिंगल लाइन लगा दिया। तो ये बात हो गई किसकी, एनोड की, ये वाला काम हो गया। अब आ जाओ बीच में, बीच में क्या है, ब्रिज। कौन सा ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। कैसे शो करेंगे, डबल लाइन, इनके बीच में क्या करो, ऐसे 2 डंडे लगा दो बेटा, ठीक है ना। अच्छा, अब राइट में क्या, कैथोड। कैथोड वाली रिएक्शन कौन सी, ये Cu2+ कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कॉपर 0 में, ये वाली रिएक्शन। तो हमें क्या करना, मैंने लिखा कॉपर 2+ इज कन्वर्टेड टू कॉपर सॉलिड। ये वाली फॉर्म एक्वस हो गई, ये वाली सॉलिड। डिफरेंट फेजेस हैं, क्या करो, एक सिंगल डंडा लगा दो। और ये जो आपने लिखा, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या है ये, यही हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमने सबसे पहले क्या करा, हमने पहले तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शुरुआत करी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा, सॉल्ट ब्रिज पढ़ा। अब हमने कहा कि जो भी हमारी रिएक्शंस हैं उनमें हम क्या करेंगे, उनमें जो रिएक्शंस हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो ये रहा रिप्रेजेंटेशन, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, हट चुका हूं मैं, ठीक है बेटा, ले लिया, चले आगे। सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब एक बात और समझो यार, हमें ना अब पढ़ना पड़ेगा पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल। इतना अगर आपने नोट कर लिया है तो अगली हेडिंग क्या पड़ जाएगी, नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड क्या लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल। एंड में ऐसा बनाता हूं, ध्यान रखना, ई कुछ और मत समझना इसे, ठीक है। एंड सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल। अब हमें यह देखेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और हमारा सेल पोटेंशियल क्या होता है। तो पहली हेडिंग आप क्या करोगे, आप पहली हेडिंग डाल दोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना। ये हमारी पहली हेडिंग कौन सी पड़ेगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेटा एक बात समझो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं यार। देखो बीकर हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 लिए थे। अगर हम एक सिंगल बीकर की बात करें, मान लो हमारे पास ये वाला बीकर है, ये वाला बीकर, ठीक है ना। ये इस बीकर में क्या है, तो मैंने बोला था इसमें हम लोगों ने सॉल्ट भरा था, कोई भी ले लो, फिलहाल मान लो कॉपर सल्फेट ही ले लो, कि कॉपर सल्फेट भरा हुआ है और इसमें कोई रॉड लगा रखी थी, जैसे हमने जिंक की रॉड लगाई थी जब एक्सपेरिमेंट करा था। इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या करा था, जो मेटल की रॉड वही सॉल्ट है ना फिलहाल के लिए। और मैंने क्या करा, इसमें मैंने बोला कि जिंक मेटल की हमने क्या करा, रॉड लगा दी थी। तो एक बात समझो बड़े ध्यान से यार, अगर ये सॉल्ट है तुम्हारा, तो इसका मतलब मैंने क्या बताया था कि जितने भी दुनिया में एसिड, बेस और सॉल्ट होते हैं वो अपने आयंस की फॉर्म में रहते हैं। यानी कि यहां पे जो कॉपर सल्फेट होगा वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो अपनी आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। मतलब कैसे, Cu2+ की फॉर्म में रहेगा और SO4 अपना 2- की फॉर्म में रहेगा। यस और नो, है ना। ये है तो न्यूट्रल ही, एक पे 2+, एक पे 2-। 2 जहां पर कोई तुम्हारे मार दे, 2 तुम उसके मार दो तो बात बराबर हो जाएगी। तुम्हारे कोई 3 मार दे तो तुम बात बराबर मानोगे, नहीं मानोगे। जैसे स्कूल में लोग 3 घूसे मारते हैं, सामने वाले 3 मार दे बराबर, एक एक्स्ट्रा तो लड़ लेंगे फिर। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है और यहां पे क्या हो रहा था, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन निकाल रहा। तो अगर मान लो इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो बेटा इनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। अरे यार बैटरी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, बैटरी जब आप सिंबल 10 से पढ़ रहे हो, 9 से इनफैक्ट, तो जब ये आप पढ़ते हो तो आपने देखा एक बड़ा सिंबल होता है। इन्वर्टर की बैटरी देख लो, कार की बैटरी देख लो, मोबाइल की बैटरी देख लो, एक बड़ा सिंबल, ये लाइन होती है, छोटी लाइन होती है, इसे बोलते हैं पॉजिटिव, इसे बोलते हैं नेगेटिव। इसे पॉजिटिव ही क्यों बोलते हैं, क्यों नहीं, उसे बड़े वाले को पॉजिटिव क्यों, ऐसा क्या। तो पता होगा आपको कि अगर मान लो यहां पे मैंने बोला कि 250 वोल्ट की बैटरी है, तो पॉजिटिव का मतलब है दिस इज द हायर पोटेंशियल और ये क्या होता है, लोअर पोटेंशियल होता है। मतलब अगर हमने 220 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो 220 होगा, 250 यहां पे होगा और 0 वोल्ट यहां पे होगा। आई बात समझ में, पोटेंशियल उस वाले पे पूरा हाई पोटेंशियल होगा, उस वाले पे पूरा लो पोटेंशियल होगा। तो कहने का मतलब इनके बीच पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। तो ऐसे ही बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर यहां पे क्रिएट होगा तो इनके बीच में भी क्या होगा, एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होगा। उसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसमें आप क्या लिखोगे, इसमें आप लिखोगे द पोटेंशियल डिफरेंस, लिख दूं मैं, यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड
एंड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? सॉल्ट। इस मेटल की रॉड और ये सॉल्ट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हुआ उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, अगर ऐसा होता है, इफ इलेक्ट्रोड इज बीइंग ऑक्सीडाइज, तो इसी को आप बोलोगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। और अगर ऐसा होता है कि हमारा इलेक्ट्रोड जो है वो हमारा क्या हो जाए? रिड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस तरीके से दो पोटेंशियल निकल के आ गए। एक हमारे पास कौन सा होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू बोली जाएगी, अगर कहीं पे रिडक्शन हो रहा है तो क्या बोलेंगे हम लोग? रिडक्शन पोटेंशियल। बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और आगे मैं लिख दूं, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फटाफट जल्दी से भैया, चलो। अगर इसके आगे मैं लिख दूं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक तो इलेक्ट्रोड हो गया, अब मान लो मैंने लिख दिया कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका मतलब क्या होगा? मेरी बात सुनो, सुन रहे हो? देखो यार, ऐसा है, स्टैंडर्ड लाइफ का मतलब क्या होता है? कहते नहीं यार ये तो बहुत स्टैंडर्ड लाइफ जी रहे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उनके जीवन में ना कुछ चीजें फिक्स हैं, तभी तो स्टैंडर्ड है। समझ रहे हो कि ये गाड़ी, इससे आना, इससे जाना, इतने बजे उठना, इतना बैल, सब चीजें फिक्स हैं। और एक नॉर्मल हम लोग क्या हो रहा है, कितने बजे भी उठ रहे हैं, कितने भी आ रहे हैं, कभी ऑटो से चले गए, कभी बाइक से चले गए, मतलब कुछ फिक्स नहीं है, समझ रहे हो नहीं? तो स्टैंडर्ड का मतलब भी वही है यहाँ पे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वैसे तो एक ही बात आप बोल सकते हो, डेफिनेशन सेम ही है कि ये भी क्या होगा, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसका? इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट का। लेकिन कब? जब आपने कुछ चीजें फिक्स कर दी। क्या फिक्स कर दिया आपने बोला टेम्परेचर जो है वो आपका 298 केल्विन ही रहना चाहिए, है ना, 25 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है। अच्छा, दूसरी बात, प्रेशर आपका जो है वो 1 atm ही रहना चाहिए, ठीक है ना। जो आपका कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर ही होनी चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें फॉलो हो रही हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तब उसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना बोल के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। और एक और बात ध्यान रखना, अगर मैं आपसे बोलूं कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसका सिंबल क्या है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप सिंबलाइज करोगे ई से, ठीक है ना, ई से। और सिमिलरली जो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा इसे हम किससे सिंबलाइज करेंगे? ई नॉट से। तो ध्यान रखना, ई और ई नॉट में क्या डिफरेंस है? ई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ई नॉट का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड का मतलब है तीन चीजें फिक्स रहेंगी, क्या क्या? एक आपका टेम्परेचर, एक प्रेशर, एक कंसंट्रेशन। मेरी बात सुनो, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? देखो फर्क पड़ेगा। तुम चाय बना रहे हो किचन में, अगर गैस चूल्हे पे बना रहे हो तो एग्जांपल खराब हो जाएगा। इंडक्शन पे चाय बना रहे हो मान लो, ठीक है, आपने इंडक्शन पे चाय बनाई रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर, किचन का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर ही होगा, ठीक है। अब मान लो चाय में है क्या मेन? पानी, अदरक, लहसुन, जो भी है, लहसुन कहां पड़ता है, जो भी है, तो तुमने जब उसे खौलाया तो उसका बॉइलिंग पर पानी है तो कितना होगा बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस होगा। 100 डिग्री पे तो चाय क्या होगा? उबलने लग जाएगी, 2-4 बार उबाला आएगा, छानी चाय आया, बढ़िया पी रहे हैं। मान लो कि बाहर आई हुई आंधी तूफान, आंधी मान लो, तूफान हटाओ यार, आंधी आई हुई है बाहर। अब तुम वही अपना जो इंडक्शन है उस पर जो चाय रखी लेके बाहर जाओ, गैस चूल्हा इसलिए नहीं लेगा, तुम कहते कि बाहर आंधी में गैस बुझ जाएगी, इंडक्शन तो नहीं बुझेगा। इंडक्शन लेके जाओ, अब 100 डिग्री पे चाय उबलेगी नहीं बेटा। अगर बाहर आंधी आ रही है तो उसका प्रेशर, क्योंकि बाहर का प्रेशर अब ज्यादा है, तो तुम सोचो तुम्हारा 100 पे ही चाय बन जाए तो वो नहीं बनेगी। तो इसका मतलब टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन क्या करेगा? बहुत बड़ा फर्क डाल देगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बस इतना ही फर्क है, ठीक है ना। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें जल्दी से छापो, टेपो, जल्दी टेपो, फटाफट टेपो। उससे टेपो याद है, 16वां ग्रुप याद है, ओ से टेपो। फिलहाल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया ना, सेल पोटेंशियल हो गया, नहीं सेल पोटेंशियल तो पढ़ेंगे। अब हेडिंग डालो आप लोग सेल पोटेंशियल, ठीक है ना। क्या डालोगे हेडिंग? सेल पोटेंशियल। इससे अच्छा नहीं लग रहा यार, बड़ी गंदी व्हाइट कलर से लिखते हैं। नाउ नेक्स्ट हेडिंग है सेल पोटेंशियल। सुन लो मेरी बात, सेल पोटेंशियल क्या होता है? सेल पोटेंशियल का मतलब यह हुआ कि जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का था वो तो पोटेंशियल वाला हो गया, एनोड और कैथोड के बीच का। अब जैसे मान लो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कुछ सोच रहा था, ठीक है, मैं सोचना आता नहीं है मैं कुछ और सोचने लग गया था, हो जाता है यार कभी कभी। देखो ऐसा है कि मान लो आपने क्या करा, एक आपने पता है आपको, आपने एनोड लगाया था, एक आपने कैथोड लगाया था। 2 इलेक्ट्रोड थे, एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। तो यार इनके बीच में भी तो एक पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, बताओ हाँ या ना। मान लो अगर इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव है, मतलब एक तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा। तो कहने का मतलब अगर ऐसा होता है, इन दोनों के बीच में भी तो एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होगा। उसी पोटेंशियल के डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं सेल पोटेंशियल, ठीक है ना। तो इसमें लिख दूं
इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, इसमें हम लोग लिखेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। कैथोड और एनोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल पोटेंशियल बोलेंगे। अब जैसे पहली बात तो इसका फॉर्मूला देख लो बेटा, कैसे निकालते हैं, ई सेल है ना, ये भी तुम्हारा वही है, ई नीचे सेल लिख देना बस, तो सेल पोटेंशियल हो जाएगा। कहने का मतलब ये, इसको कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, तो आप लिख सकते हो कि आप क्या करो, आप ई ऑक्सीडेशन है ना प्लस ई क्या करो, रिडक्शन को ऐड कर लो, आ जाएगा। ठीक है, बट मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ये मत करो, है ना, इससे काम चलेगा नहीं। या फिर तुम इसकी वैल्यू पुट करोगे तो कैसे करोगे, तुम लिखोगे कि ऑक्सीडेशन क्या हो रहा था, Zn जो है वो कन्वर्ट हो रहा था किसमें, Zn2 प्लस में, एंड यहाँ क्या हो रहा था, Cu2 प्लस जो है वो कन्वर्ट हो रहा था कॉपर सॉलिड में। मैं कह रहा हूँ ये वाले तुम रहने दो, तुम एक फॉर्मूला ये वाला याद करो जो हमारी किताबों में जनरली है, जहाँ से हमारे बढ़िया से क्वेश्चन लग जाएंगे। ई सेल इज इक्वल टू, आप याद करो, ई कैथोड माइनस का ई एनोड, ये आप याद करो। यहां से देखो, यहां से भी लग जाएगा, बट ठीक है ना, यही याद कर लेते हैं। इस पे स्टार बनाओ, ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना कि ई सेल कैसे निकालोगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड से हमारा ई सेल निकल के आ जाएगा। अब देखो, जैसे तुम्हारा स्टैंडर्ड था और इलेक्ट्रोड था, सिमिलरली सेल पोटेंशियल भी होगा और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी होगा। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होगा, तो अगेन वही वाली बात है, बस सिंबल में क्या फर्क पड़ेगा, उसे ई सेल बोल लेते, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ई नॉट सेल बोलेंगे। फॉर्मूला वही हो जाएगा क्या तुम्हारा, ई कैथोड माइनस का ई एनोड। ठीक है ना, ध्यान रखना। अगर आपसे कोई पूछता है कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है, तो आप कहोगे कि बस डिफरेंस है किस चीज का, पहले तो ये जीरो का डिफरेंस है। जीरो का मतलब ये हुआ, ये जो नोट लगा रहे हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन जो है वो क्या होगा, बराबर होगा। बताओ क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई, जल्दी देखो क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने पहले यहां तक कर लिया कि हमने सेल पोटेंशियल पढ़ लिया, हमने स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल पढ़ लिया और ये सब पढ़ लिया। अब बात यह है कि पहली बात तो मैंने आपको पीछे लिखवाया था कि अगर इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और अगर इलेक्ट्रोड रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन होगा, मतलब तो रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। तो ध्यान तुम्हें क्या रखना है, तुम्हें ध्यान ये रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, वैल्यू कौन से लोगे, रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यू लोगे। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इस वाले की बात करूं, यार एक क्वेश्चन ही कर लेते ना, देखो एक क्वेश्चन कर ले, चलो पिंक कलर यूज करते हैं, चुभेगा तुम लोगों की आंख में थोड़ा। मान लो आपको एक क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कुछ तो दे रखा है, क्या दे रखा है, मान लो आपका Fe जो है कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Fe2 प्लस में, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 0.44 वोल्ट, और एक आपको दे रखा है E0 Cu2 प्लस जो है कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कॉपर में, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.34 वोल्ट। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर हमें यहां पे कहा जाए कि फाइंड, मान लो हमसे कह रहा है कि फाइंड E0 सेल, ये निकालो, बहुत आसान है, देखने में भी आसान लग रहा है, निकाल लो, फिर निकालो बेटा। तो देखो क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या करोगे, E0 सेल कैसे निकालेंगे, E0 सेल निकालेंगे ई कैथोड माइनस का ई एनोड। तो हमने क्या करा, वही फॉर्मूला यहां पे चेप दिया, हमने बोला कि ये रहा हमारे पास E0 सेल, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E0 कैथोड माइनस का E0 एनोड। अच्छा, अब कैथोड पे क्या रिडक्शन वाला, तो आप कहोगे ये हो गया अपने पास 0.34, और एनोड पे क्या ये वाला, तो कितना हो जाएगा 0.44 कितना है, वोल्ट रहने दो। ठीक है, जो भी आंसर निकल रहा है, लेकिन गलत हो जाएगा बेटा, ऐसा नहीं कर सकते तुम। क्यों नहीं कर सकते, देखो यार ऐसा है, कैसा है, ऐसा है, कैसा तो है भैया। तुम लोग ये सोचो, क्या सोचोगे तुम, जैसे कार्बन 12 से ही कंपेयर क्यों करा गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे कहूं कि यार जब एलिमेंट के एटॉमिक मासेस कैलकुलेट करे जा रहे थे, वाई कार्बन 12, कार्बन नाइट्रोजन 14 ले लेते, ऑक्सीजन ले लेते, सल्फर का ऑक्सीजन का ले लेते, ऑक्सीजन 16 ले, सल्फर ले, कुछ भी लेते, कार्बन ही क्यों लिया। तो उसका आंसर ये है कि कार्बन का जो मास था, जब उसे अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करा जा रहा था, तो हमारी कैलकुलेशन सिंपल, शायद 1 आ जा रहा था, है ना, तो कैलकुलेशन बड़ी सिंपल हो जा रही थी, तो हमने क्या करा, उसे स्टैंडर्ड मान लिया। ऐसे ही जनरली हमारे पास वैल्यू तो दोनों होंगी, लेकिन हमें क्या करना है, जो वैल्यू लेनी है वो हमें रिडक्शन पोटेंशियल की ही लेनी है। तो आप यहां पे एक चीज ध्यान रखना, वैल्यू कौन सी लोगे, रिडक्शन पोटेंशियल की। इधर बताओ, अगर यहां पे ये 0 से किधर जा रहा है 2 प्लस में, तो ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वैल्यू किसकी बेटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की है। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है तो रिडक्शन की आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, हाँ देखो, जो वैल्यू आपको दे रखी है, अगर कोई चार्ज नहीं था, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसका जो चार्ज, मतलब इसका जो साइन है उसे चेंज कर दो। अगर मैं आप बोलूं इसका E0R निकालो, ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, कैसे पता हमें, क्योंकि यहाँ पे 0 से 2 प्लस मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है भैया। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वैल्यू किसकी है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की है। तो हम क्या करेंगे, इसका जब E0R का निकालेंगे, क्या करेंगे, जो चार्ज है उसे बदल दो, यहाँ प्लस का है माइनस कर दो, तो माइनस का 0.44 वोल्ट हो जाएगा, दैट्स इट।
इट दैट्स। आगे बात समझ में? अब रखो जरा वैल्यू, तो अब यहां से तुम्हारा जो भी आंसर आता, इधर देखो, अब मैंने बोला ई नॉट कैथोड पे, तो ऑब्वियसली यही हो रहा है, क्या है 0 पॉइंट, तुम्हारे पास क्या है 3 4 और माइनस का साइन लगा लो। अब एनोड की जो वैल्यू है ये वाली नहीं रखेंगे प्लस की 0.44, क्या रखेंगे माइनस का 0.44, तो माइनस पहले से था, एक और माइनस का 0.44 वोल्ट, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो 0.34 हो गया, और ये अपने पास आ गया प्लस का क्या 0.44 वोल्ट, तो कितना हो गया 8 और 4 और 3 7, कितना आ गया 0.78 वोल्ट। ये इसका करेक्ट आंसर आएगा, यहां से नहीं होगा। और ये गलती क्यों हुई? ये गलती इसलिए हुई क्योंकि हम लोगों ने क्या करा था, मतलब जानबूझ के ऑब्वियसली, क्यों कि हमने क्या करा था, हमने ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो ले ली थी। इसे एक बार देखो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अब ऐसा है, कैसा है ऐसा है यार, जब तुम्हें ई सेल निकालना पड़ेगा तो तुम निकाल ही नहीं पाओगे। पूछो क्यों? जैसे अभी तो वो वाला फॉर्मूला कैथोड एनोड की वैल्यू दे रखी तब तुम निकाल लेंगे, लेकिन मैं नहीं दे रखी तब हम क्या करेंगे? तो हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे एक्चुअल में। मेरी बात समझ रहे हो? देखो, अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि जो तुम्हारा डेल्टा ई है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है वो? इंटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लिखना जरूरी है बेटा। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज विच आर नॉन एडिटिव। कैसी होती हैं ये? नॉन एडिटिव होती हैं। अब देखो, मेरा हमेशा पढ़ाने का तरीका ये रहता है कि मैं एग्जांपल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं उठा, एकदम अल्बर्ट आइंस्टीन वाले उठा दे कि बच्चे समझ में ना आए, तो है ना तो कहने का समझो, मान लो मेरे पास एक ग्लास में कोका कोला है, तुम आए मेरे पास, तुमने कहा सर हम भी पियेंगे, तो ग्लास खाली, लेकिन मेरे पास पूरा ग्लास भरा हुआ है। मैंने क्या करा, मैंने इस वाले कोका कोला को इसमें ऐसे उड़ेला, उड़ेला जानते हो, इसमें डाल दिया, आधा ग्लास तुम्हें दे दिया। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो मेरे हाथ में जो ग्लास था उसमें जो अमाउंट था पूरा भरा हुआ था, अब मैंने आधा तुम्हारे में डाल दिया, तो इसका अमाउंट कम हुआ कि नहीं हुआ? अमाउंट कम, अबे पहले अगर V1 वॉल्यूम था तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अमाउंट को कम हो गया। अच्छा, लेकिन तुम पिए और हम पिए, क्या हम दोनों को टेस्ट अलग लगाएगा? टेस्ट तो तुम्हें जो आ रहा वही हमें, क्योंकि मेरे में कोका कोला था, हमने तुम्हारे में भी क्या करा, कोका कोला ही तो डाला, तो टेस्ट तुम्हें सेम आ रहा है ना, तो टेस्ट क्या हुआ? चेंज हुआ नहीं हुआ? अमाउंट चेंज हुआ कि नहीं? हो गया। सिमिलरली अगर हम इसी यहीं खड़े हुए बोर्ड पे, मेरे को कोका कोला, जैसे चाय रखी है मान लो, छोड़ो, तो जैसे मैं हाँ कोका कोला लेके आए, तो अगर हम इसे उठा के इसमें डालते हैं तो क्या इसका टेम्परेचर बदल जाएगा? तुम ये कोका कोला लेके घर पे चले जाओ, बाइक से जाना ना एकदम घर पे पहुंच जाओ, तब जाके पियो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर यहीं खड़े होकर मेरे साथ पीते हो तो जो टेम्परेचर मेरे ग्लास में जो कोल्ड ड्रिंक है उसका होगा, वही टेम्परेचर तुम्हारे ग्लास में जो कोल्ड ड्रिंक है उसका होगा। कहने का मतलब ना तो टेम्परेचर चेंज हुआ, ना तो वो क्या चेंज हुआ, क्या नहीं, टेस्ट चेंज, कंसंट्रेशन। तो कहने का मतलब ये भैया, कुछ प्रॉपर्टी हैं जो एडिटिव होती हैं और सब्ट्रैक्टिव होती हैं, कुछ हैं जो नॉन एडिटिव है, उन्हें मतलब वो जोड़ घटा नहीं सकते, है ना। अब एग्जांपल से मतलब समझ गया, आ गया ना, बस बात खत्म। ऐसे अगर हम बात करें डेल्टा ई की, तो डेल्टा ई एक तुम्हारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब इसे तुम जोड़ घटा नहीं सकते। अगर तुम्हें कोई रिएक्शन दे रखी है, उसमें E1 E2 की वैल्यू दे रखी है, तुम सोचो डायरेक्ट E1 E2 करते, ऐसा तुम नहीं कर सकते। क्यों? प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डेल्टा ई कैसा है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन अगर हम बात करें डेल्टा जी की, तो डेल्टा जी क्या है? ये एक तुम्हारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव, शिव 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 भोलेनाथ, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मेरी बात सुनो, और ये कैसी है बेटा? ये तुम्हारे पास एडिटिव है, एडिटिव। मेरी बात सुनो, सुन रहे हो? डेल्टा जी होता क्या? पहली बात तो तुम कहोगे सर गिब्स फ्री एनर्जी, हम नाम नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे होता क्या है। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है बताओ? मान लो किसका एग्जांपल है, मान लो श्रद्धा मैम है, फॉर एग्जांपल श्रद्धा मैम है ये, है ना, और श्रद्धा मैम के पास मान लो 100 करोड़ रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 100 करोड़ रुपए, ठीक है ना। श्रद्धा मैम के पास, बायो वाली मैम श्रद्धा मैम, उनके पास कितने रुपए हैं? 100 करोड़ रुपया है उनके पास। अब 100 करोड़ रुपए तो कोई मैनेजर भी हो, मान लो हम हैं, ऐसा होगा ना, मान लेते हैं, चलो हम मैनेजर हैं श्रद्धा मैम के, ठीक है ना। तो अगर मैं श्रद्धा मैम का वेल विशर हूं और श्रद्धा मैम मुझसे, हाँ एक और बात ध्यान रखो, श्रद्धा मैम की एज हो चुकी है बेटा 98 साल, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। श्रद्धा मैम कितने साल की हो चुकी है? 98 ईयर की। एट द एज ऑफ 98 श्रद्धा मैम के पास 100 करोड़ रुपए हैं, और अब श्रद्धा मैम को ऐसा लग रहा है क्यों ना ये जो रुपए उनके पास हैं अब इसे डोनेट कर दिया जाए, क्योंकि देख रहे हो दिन बचे कितने हैं, 98 की तो हो गई है, एक आध दिन में या 1-2 साल में टप्पा खा के जाना ही है। तो श्रद्धा मैम को ये लग रहा है कि यार अब क्या करते हैं कि ये जो रुपए हैं चलो इसे डोनेट कर देते। इन्होंने मुझे बुलाया क्योंकि मैं तो मैनेजर हूं, तो मैं गया सजेशन लेंगे ना, तो ये मेरे से कहते हैं कि यार हिमांशु सर, हिमांशु ओके, कि ये रुपए जो है डोनेट करने हैं हमें। तो अगर मैं इनका वेल विशर हूं तो क्या मैं इन्हें सजेशन दूंगा कि तुम 100 करोड़ रुपए की मालकिन हो, आपके पास जो आपकी नेटवर्थ है वो 100 करोड़ रुपए है, और आप 100 के 100 करोड़ डोनेट कर दो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इनसे कहूंगा कि मैम पहली बात तो आप इतना बड़ा अमाउंट डोनेट मत करो, और अगर मान लो आपको करना ही है कि नहीं हमें तो बस अब 1-2 साल ही बचे तो ठीक है करना है, तो मैं तब भी राय दूंगा कि आप पूरे मत करो। आप एक काम करो, आप 70 करोड़ जो है वो क्या करो, डोनेट कर दो, और 30 करोड़ रुपए जो है वो क्या करो, उसे बचा के रखो फॉर योर स्टेबिलिटी। क्यों? कल को मान लो
जरूरत पड़ गई, कुछ डॉक्टर को दिखाना पड़ गया, या मान लो और किसी चीज की जरूरत पड़े, तो अगर हमने 100 करोड़ के 100 करोड़ डोनेट कर दिए तो आप तो रोड पे आ गए ना, एक भी रुपए नहीं आपके पास। बट अगर आपके पास ये 30 करोड़ रुपए बचे 2 साल के लिए, बहुत है यार। तो अगर 30 करोड़ रुपए हमारे पास हैं तो उससे हमारी स्टेबिलिटी तो नहीं जाएगी। तो कहने का मतलब कोई भी कंपाउंड एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को बचाकर रखता है, जिसे वो बाद में अपने किसी भी मैक्सिमम यूजफुल वर्क में यूज कर लेता है। मेरी बात समझ आ गई? तो वो एनर्जी बची हुई जिससे कोई भी कंपाउंड स्टेबल रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी। बाकी तुमने ये किसमें पढ़ा होगा? इक्विलिब्रियम में पढ़ा रखा होगा ऑलरेडी, है ना। बट फिलहाल के लिए हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये डेल्टा जी हो गया, डेल्टा ई हो गया। तो डेल्टा जी समझ में आ गया, एक बची हुई एनर्जी जिससे कोई भी कंपाउंड क्या रहता है? स्टेबल रहता है। ये डेल्टा ई हो गया। अब मैं तुमसे क्या कह रहा हूं कि डेल्टा जी का ना फॉर्मूला है, तो मैं एक यहां पे लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं मैं? ये लिखता हूं मैं कि एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन किसमें बेटा? डेल्टा जी में, और एक दूसरा लिख लो के इक्विलिब्रियम वाला, है ना। ये इनके बीच में एक रिलेशन फॉर्मूला देखो। एक्चुअल में रिलेशन हमें चाहिए तो ई का है, बट चलो कोई बात नहीं। डेल्टा जी का आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, डेल्टा जी इक्वल टू था माइनस का एन एफ ई सेल। पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो देख लो, इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा आपने बेटा ये। अच्छा, यहां पे अगर पूछा जाए व्हाट इज एन, तो एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, एक्सचेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, एक्सचेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे एफ क्या है, तो एफ तो भैया फेराडे सर है, फेराडे कांस्टेंट है, वैल्यू कितनी होती है? 96500। ई तो तुम्हें पता ही है। मैं क्या कह रहा हूँ कि यार देखो ऐसा है। अच्छा, एक और बात भी, डेल्टा जी का फॉर्मूला ये हो गया। अगर मैं डेल्टा जी नॉट लिख देता यहाँ पे, तो तुम क्या करते? तो तुम यहाँ पे एन को तो एन ही रहने देते, एफ को एफ रहने देते, ई की जगह पे तुम क्या लिख देते? ई नॉट सेल। क्या मेरी बात समझ आ रही है ना? तो ये तुम्हारा गिब्स फ्री एनर्जी हो गया, तुम्हारा स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी हो गया। नाउ द थिंग इज कि एक और फॉर्मूला होता है इसका, डेल्टा जी का एक और फॉर्मूला होता है माइनस का आर टी लॉग के, या लॉग के इक्विलिब्रियम, ये लिख लो, है ना। तो ये हमारे काम का फिलहाल तो नहीं है, हमें पता है इस फॉर्मूले का। यार देखो ऐसा है, मैंने बोला अगर रिएक्शन में तुम्हें E1 E2 दे भी रखा है, तो तुम E को ना तो डायरेक्ट जोड़ सकते हो ना घटा सकते हो, तुम कर ही नहीं सकते उसे ऐड। क्यों? क्योंकि वो एक नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी है। बट मेरे भाई, डेल्टा जी कैसी है? एक एक्सटेंसिव, मतलब कि एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो अगर हमें डेल्टा ई निकालना हुआ तो हम डेल्टा जी की हेल्प से डेल्टा ई तो निकाल सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि डेल्टा जी के फॉर्मूले में ई ऑलरेडी आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही तुम लोगों को? नहीं आ रही होगी, आ तो रही होगी ना। देखो यार, डेल्टा जी के फॉर्मूले में क्या आ रहा है? ई आ रहा है। तो अगर हमें ई कैलकुलेट करना है तो हम डेल्टा जी की हेल्प से निकाल लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट बेटा। हो गया? देखो एक क्वेश्चन देखो, मान लो कि अगर मान लो कोई रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास हमें क्या बोल रखा है कि Cu2+ क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो रहा है कॉपर सॉलिड में। दूसरी रिएक्शन क्या दे रखी है हमें कि Cu+ जो ये बना, नहीं कॉपर सॉलिड में कैसे, सॉरी Cu2+ में जाएगा ना, 2+ 1+ में जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है? ये जो Cu पॉजिटिव बना, इसने क्या करा? एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा और कन्वर्ट हो गया किसमें? कॉपर सॉलिड में। और तीसरी रिएक्शन आपको ये दे रखी है कि जो हमारा Cu2+ है, 2+, उसने क्या करा? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे और कन्वर्ट हो गया किसमें? कॉपर सॉलिड में। मान लो इसके लिए हमें जो E1 नॉट दे रखा है, वो दे रखा है कितना? 0.15 वोल्ट। इसके लिए जो हमें E2 नॉट दे रखा है, E2 नॉट वो हमें दे रखा है 0.5 वोल्ट। और इसके लिए जो तुम्हारे पास E3 नॉट है, वो पूछा है कितना होगा। कैसे निकालेंगे? देखो, अब अगर तुम ध्यान से देखो, थर्ड वाली रिएक्शन, 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में जा रहा है, तो ये ऐसे डायरेक्ट थोड़ा जाएगा। पहले क्या करेगा? 2+ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के प्लस में गया होगा, फिर प्लस से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल के कॉपर सॉलिड में गया होगा। कहने का मतलब ये जो तीसरी रिएक्शन है, वो इन दोनों रिएक्शन का कॉम्बिनेशन ही तो है यार। देखो ना, है कि नहीं है? तो अगर हम लोग सीधे इसे ऐसे लिख दें कि यार जो E3 नॉट है ना, वो तुम्हारा सम ही तो है किसका? E2 नॉट का प्लस का E1 नॉट का। लेकिन बेटा ये तो तुम कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? अभी पिछले पेज बताया कि जो तुम्हारा E है वो एडिटिव है ही नहीं, तो कैसे करोगे? तुम E1 E2 तो जोड़ ही नहीं सकते। तो क्या करें? तो मैंने क्या बोला? डेल्टा जी तो बैठा है ना, तो हम एक काम करते हैं, डेल्टा, ये काम इसके साथ तो कर सकते हैं ना कि डेल्टा G3 नॉट जो है वो भी तो इक्वल हो सकता है किसके? डेल्टा G2, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो डेल्टा G2 नॉट प्लस का क्या? डेल्टा G1 नॉट। ऐसा तो कर सकते हैं। इसके साथ ये काम नहीं कर सकते, बट इसके साथ तो कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब जरा बताओ, डेल्टा जी का फॉर्मूला होता क्या बेटा? जल्दी बता दो। डेल्टा जी का पीछे फॉर्मूला क्या लिखा था? डेल्टा जी का फॉर्मूला था माइनस का एन एफ E3 नॉट। तो ये G3 से E3 नॉट कर लो और इधर N1 कर लो। सिमिलरली इधर देखो, यहां पे क्या लिखेंगे? माइनस का N, और G2 है तो यहाँ पे N2 कर लो। F तो कांस्टेंट ही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? E2 नॉट। और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का G1 है तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग? यहाँ पे कर लेंगे N1, और ये हो जाएगा F, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? E1 नॉट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे? अब यहां से हम बेटा ये सब उड़ा डालेंगे। ये उड़ा डाला मैंने ये भी उड़ा डाला, और मैंने ये भी उड़ा डाला, ठीक है ना। चलो
अब यहां पे बचा क्या, माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दो एक बार, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे n1 क्यों लिखा है मैंने, यहां पे n2 होगा ना बेटा, n2 भी नहीं n3 होगा ना बेटा, यहां पे g3 है, तो यहां पे हो जाएगा n3 g3 नॉट, n3 e3 नॉट हो गया। यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये चला गया, तो यहां पे हो जाएगा n2 और ये हो जाएगा अपने पास क्या e2 नॉट, और प्लस का हो जाएगा क्या ये n1 और ये हो जाएगा e1 नॉट। बात समझ आ गई। अब जरा वैल्यू पुट कर दो, कैसे करेंगे पुट भाई, देखो इधर n1 की वैल्यू कितनी है, n1 की वैल्यू 1 है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, n2 की वैल्यू कितनी है 1 है, n3 की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पे 2 है, वैल्यू पुट कर दो। तो क्या हो गया n3 का मतलब हो गया 2e3 नॉट, ये हो गया हमारे पास 2e3 नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू में हो जाएगा तो हमारे पास e2 नॉट प्लस का 1 इंटू में e1 नॉट। अब वैल्यू पुट कर दो, तो हमारा जो फॉर्मूला बना वो बना e3 नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया e2 नॉट प्लस का e1 नॉट अपॉन में 2, e1 e2 की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, कितना दे रखा है, ये दे रखा है तुम्हें 0.15 वोल्ट प्लस का 0.5 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2, 0.15 और 0.5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.65 वोल्ट अपॉन में 2, इसे काट लो, 2 3 जा और 2 2 जा कितना आया 0.325 वोल्ट, ठीक है ना। तो अगर हमें क्या करना है, हमें अगर ई कैलकुलेट करना है तो हम ई को डायरेक्ट तो नहीं कर सकते सब्ट्रैक्ट और ऐड, बट हम ई को निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेल्टा जी। लेकिन बेटा ये बात ना एक साइंटिस्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, वो थे नर्स्ट, उन्होंने कहा कि हम कब तक दूसरों का सहारा लेते रहेंगे, है ना, कि हमें निकालना ई, हम फॉर्मुला उठा रहे हैं जी का, तो उन्होंने क्या करा एक ई का प्रॉपर फॉर्मुला बना दिया जिसे हम लोग बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। बट आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे अपनी जो नर्स्ट इक्वेशन है उसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो क्वेश्चन का, ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपना क्या नर्स्ट इक्वेशन, जिन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। चलो फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच, बाय।